Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video we are going to do comparative study between first two Portuguese governors. First one is the Francisco de Almeida and the second one is the अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये दोनों जो थे, पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में ये था और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत में ये था। तो इन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल जो था वो प्रथम यूरोपीय देश था। ये यूरोप है और ये पुर्तगाल है, जो ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो पुर्तगाल प्रथम यूरोपीय देश था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। और पुर्तगाल की ओर से सबसे पहले भारत पहुंचने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा था, जो 1498 में यहां कालीकट पहुंचता है, मालाबार तट पे। ठीक है, हालांकि अभियान पहले शुरू हो चुके थे और वास्को डी गामा के पहले एक व्यक्ति पुर्तगाल से चला था, बार्थोलोमो डियास, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया था। और उस समय केप ऑफ गुड होप का नाम भी केप ऑफ गुड होप नहीं था। बार्थोलोमो डियास ने इसका नाम रखा था केप ऑफ गुड होप, जिसे हम आज कहते हैं, उसका नाम उसने रखा था केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि यहां जब वो पहुंच रहा था, जब वो पहुंचा था इस पॉइंट पे, तो यहां पे घनघोर अंधेरा था, समुद्री तूफान, हाँ, तो वो सब चीजें चल रही थी। तो इसको लगा कि ये नामोचित है और उसने रख दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। बाद में इसी केप ऑफ स्टॉर्म का नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। क्यों? क्योंकि यहीं से एक उम्मीद की किरण जग गई थी कि अब यूरोपीय जो हैं समुद्री मार्ग से भारत को खोज सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। इस पॉइंट का नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। ठीक है, या हिंदी में कहे तो आशा अंतरिक या उत्तर माशा अंतरिक कहा जाता है। ठीक है, तो बार्थोलोमो डियास यहीं तक पहुंचा, लेकिन फिर जब 1497 में चलेगा यहां से वास्को डी गामा, और ये केप ऑफ गुड होप होता हुआ अब्दुल मनीक एक पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से ये हिंद महासागर को पार करता हुआ कालीकट पहुंच जाएगा, मालाबार तट पे। तो पहला पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वो एक व्यापारी और मैरिनर्स के तौर पर आया था भारत। लेकिन उसके बाद फिर पुर्तगालियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्बरेज आएगा और फिर उसके बाद पुर्तगाली गवर्नरों का दौर शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में जो पहला गवर्नर बन के आएगा वो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, और दूसरा गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के बाद आएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो इसी की हम तुलना करने वाले हैं। देखिए, ये तो टाइम पीरियड का अंतर यहां दिखाई दे ही रहा है। ये पहला गवर्नर था पुर्तगाली गवर्नर भारत में और ये दूसरा गवर्नर था भारत में। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। दोनों के समय हेडक्वार्टर्स जो था वो कोचीन था। कोचीन जो था ये हेडक्वार्टर, आज कोची नाम है इसका, तो कोचीन जो था ये हेडक्वार्टर्स था दोनों के समय। कोचीन जो था, जब वास्को डी गामा पहली बार आया तो वो आके चला गया था, आया था यहां से मसाले वसाले ले गया था पुर्तगाल, और वहां उसने 60% मुनाफा कमाया था उससे। हम चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा फिर दूसरी बार भी आता है। दूसरी बार कब आएगा? 1502 में, और 1503 में वो कोचीन में अपनी एक व्यापारिक कोठी बना लेगा। तो इस तरह से पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी कोचीन में बन जाएगी और वही उस समय उनका हेडक्वार्टर हो जाएगा, या आप कहें कि कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल रहा है 1530 के पहले तक। 1530 में फिर जो तीसरा पुर्तगाली गवर्नर आएगा, नीनो डी कुन्हा, वो गोवा को बना देगा, हेडक्वार्टर्स कहें या कैपिटल कहें। तो इन दोनों के समय हेडक्वार्टर्स भी कोचीन ही है, ये कोचीन। उसके बाद देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को कहा जाता है। हालांकि ये फर्स्ट गवर्नर है इंडिया में, ठीक है, लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इसके रीजन है,
अब रीजन मैं बताऊंगा, एक चीज आप याद रखिए कि अभी मैं बताऊंगा फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का सारा जोर पानी पे रहेगा, सारा फोकस हिंद महासागर के पानी पे रहेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। जबकि अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है वो जमीन पे फोकस करेगा, लैंड पे फोकस करेगा भारत में। दोनों के बारे में अगर बेसिक अगर डिफरेंस देखें तो यही है। तो आगे अगर आप देखेंगे इसी से पता चल जाएगा कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। अब देखिए, मैंने ये बताया कि इसका फोकस वाटर पे है, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ये जब भारत आता है 1505 में गवर्नर बनके, तो ये आया, पहला ही गवर्नर था। तो इसने कहा कि भाई अगर हमें व्यापार, पुर्तगालियों का क्या था कि इन्हें व्यापार करना है, तो उस समय अरबों का कंट्रोल था, यहां पर मोनोपोली थी अरबों की, इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, या आप कहें अरब सागर वाले क्षेत्र में। अरबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, यानी कि अरब सागर जो है वो हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो यहां अरबों का नियंत्रण था, और आते ही यहां पर भारत में पुर्तगालियों ने यह भांप लिया था कि जब तक वो हिंद महासागर पे नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक उनका भारतीय व्यापार पर मोनोपोली नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा आता है तो ये यही उद्देश्य लेकर भारत आता है। इसलिए जब वो भारत आएगा तो कहेगा कि व्यापारियों से मिलना है, इसको मैं साइड कर रखूंगा, हाँ, कहां कोठी बनानी है इसको भी साइड रखूंगा, हाँ, कोई मतलब नहीं है, किससे मिलना है, क्या करना है, किस चीज का व्यापार करना है, इससे भी मुझे मतलब नहीं है। मेरा पहला मकसद क्या है? मेरा पहला मकसद है इस हिंद के पानी को नियंत्रित करना। तो इसलिए इसने हिंद के पानी को नियंत्रित किया। तो इंडियन ओशन पे इसने नियंत्रण कर लिया, ठीक है। देखिए, इसने इंडियन ओशन पे नियंत्रण किया, इंडियन ओशन पर, यानी हिंद महासागर पर नियंत्रण। तो इसने जो हिंद महासागर पे नियंत्रण किया, इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। हिंद के पानी को जो नियंत्रण किया, इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसने पूरा पूरा हिंद के पानी पर ध्यान दिया, ठीक है ना। और कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया कि फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने, यहां गुजरात है, यहां पर देखेंगे तुर्की है, और यहां पर ये है गुजरात, और यहां पर मिस्र है अफ्रीका में। यहां पे तुर्की है, यहां पे मिस्र है, और यहां पे गुजरात है। तो इसने क्या किया था कि इस हिंद महासागर में इनकी संयुक्त सेना को, किसकी? मिस्र, इजिप्ट, गुजरात और तुर्की की संयुक्त सेना को यहां पे हरा दिया था। और उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि यह हिंद महासागर नहीं है, यह तो पुर्तगाली सागर है। तो एक तरह से देखा जाए कि फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का ही एक बड़ी भूमिका रही, हाँ, कि एक बड़ी भूमिका रही, जिसने हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में बदल दिया था। तो इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, या आप इसको ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में कहेंगे, इंडियन ओशन पर नियंत्रण को ही कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को अगर आप हिंदी में कहें तो इसी को आप कहेंगे शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, या आप कह देंगे शांत या नीले जल की नीति, नीले या शांत जल की नीति इसको कहेंगे, ठीक है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, तो हिंद के पानी पर या हिंद महासागर पर नियंत्रण, जो कि पुर्तगालियों ने किया, हाँ, और इसमें अहम योगदान किसका रहा? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने जो बताया कि इसका फोकस, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का फोकस रहा कहां पे? पानी पे, इंडियन ओशन पे, हिंद महासागर पे, हिंद के पानी पे। लेकिन अल्फांसो दी अल्बुकर्क जब आएगा तो इसका फोकस रहेगा लैंड पे, और ये गोवा जीतेगा। किससे?
बीजापुर का सुल्तान है यूसुफ आदिल शाह, उसी से यहां पर ये गोवा जीत लेगा पहला। तो 1510 में ये 1510 में ये जीतेगा गोवा, यहां पे गोवा है तो इसको जीत लेगा ये, ठीक है। 1510 में ये गोवा जीत लेगा। उसके बाद ये हरमुज पे अधिकार करेगा। और हरमुज कहां है, देखिए यही हरमुज जो है पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी जो कहते हैं, तो इसी में हरमुज है, ठीक है। और उसी तरह से मलक्का पे भी ये अधिकार करेगा। 1510 में गोवा, 1511 में हरमुज और 1515 में मलक्का। यहां पर देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो इस तरह से देखिए, यही है इंडोनेशिया यहां पर, तो इंडोनेशिया है। तो देखिए ये है मलाया आइलैंड। इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, हाँ, द्वीपों का समूह है, ठीक है ना। तो इसी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप्स हैं। तो यहाँ पर ये मलाया आइलैंड है और यहाँ पर क्या है, ये जाकर्ता है। तो इसी के बीच में मलक्का है, ठीक है, मलक्का जल संधि। तो ये मलक्का जो है इस पे 1515 में अधिकार करेगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण है कि अगर यूरोपीय देशों को, आपको अगर यूरोपीय देश हो या कोई भी हो, तो उनको अगर चाइना से, जापान से, हाँ, यानी कि इस तरफ जो देश हैं इनसे अगर व्यापार करना है तो यहीं से जहाजें निकलती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्लेस। तो इसने 1510 में गोवा अल्बुकर्क ने जीत लिया। किससे, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। फिर हरमुज जो कहां पे है, देखिए पूछ दिया जाता है हरमुज कहां पे है, तो हरमुज पर्सियन गल्फ में है। और मलक्का कहां पे है, तो मलक्का जल संधि यहां पे, देखिए मलक्का यहां पर इंडोनेशिया में पड़ेगा। तो इन सब पे इसने अधिकार किया, ठीक है। तो इसका मेन फोकस रहा, ऐसा नहीं कि पानी वाले, अब ये जल संधि है तो ये तो पानी है, पानी वाले क्षेत्र पे भी रहा, लेकिन इसका मेन फोकस जो था वो भारत की जमीन पर था। इसीलिए इसको कहा गया है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल आता है और आया है, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि गोवा किसने जीता, वो कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा जीता, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। किससे जीता, तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। हरमुज किसने जीता, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। मलक्का पे अधिकार किसने किया, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए ये धार्मिक नीति इसकी कोई नहीं रही, इसकी कोई धार्मिक नीति नहीं रही, जबकि अल्फांसो दी अल्बुकर्क जब आया तो उसने धार्मिक नीति भी चलाई। और धार्मिक नीति के तहत ही इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण नीति थी, विवाह नीति। विवाह नीति इसने चलाई। अब विवाह नीति क्या था, और एक और नीति धार्मिक नीति के तहत ही इसकी सती प्रथा को खत्म करने की भी सती प्रथा को इसने खत्म करने की भी कोशिश थी। तो इसकी ये नीति भी धार्मिक भावना से ही प्रेरित थी। कैसे, देखिए विवाह नीति में क्या था, ये इसकी कोई धार्मिक नीति नहीं रही भारत में, लेकिन इसकी धार्मिक नीति बहुत महत्वपूर्ण रही, विवाह नीति। इसने पुर्तगालियों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह कीजिए। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इससे पुर्तगालियों की जनसंख्या, उनकी जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, ईसाई होंगी, क्रिश्चियन होंगी। तो पुर्तगालियों की जनसंख्या में या ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है ना। और इसने बहुत ही चालाकी से ये काम किया था। उसको पता था कि जब भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली पुरुष जो है वो विवाह कर लेंगे तो उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे। और जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो जिन परिवारों में वैवाहिक संबंध होंगे वो परिवार पुर्तगालियों का यहां विरोध करना बंद कर देंगे भारत में। तो पहला काम क्या होगा, एक तो विरोध बंद हो जाएगा पुर्तगालियों का। मान लीजिए कि जितना ज्यादा ये वैवाहिक संबंध बनाएंगे भारत में, उतना ज्यादा विरोध कम होता जाएगा, ठीक है ना, पुर्तगालियों के प्रति भारतीयों की, ठीक है ना। जिन घरों में होगी शादी, वो घर तो उनको समर्थन देंगे ही देंगे। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो संतानें होंगी
वो क्या होंगी, वो क्रिश्चियन होंगी, ईसाई होंगी। तो धर्म का भी प्रचार होगा, ईसाई धर्म का भी प्रचार होगा। तो यहां पर भारत में ये ईसाई धर्म का भी प्रचार कर लेंगे, यानी अपने धार्मिक नीति को भी विस्तार दे देंगे, ठीक है, और विरोध को भी कम कर लेंगे विवाह नीति के तहत। और इसी धार्मिक नीति के तहत ही इसका था कि इसने सती प्रथा पर रोक भी लगाई। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय भारत में क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो सती प्रथा थी, उसके साथ ही उसकी पत्नी को अपना जीवन देना पड़ता था, त्यागना पड़ता था। तो अगर कोई पुर्तगाली आता है, कहता है भाई आप अपना जीवन मत त्यागिए, आप मेरे से विवाह कर लीजिए, तो निश्चित तौर पे इससे आपका जीवन सुखद हो जाएगा, हाँ, आपको एक परिवार भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, सती प्रथा बंद होगा और साथ साथ वो लड़की सोचेगी कि भाई मुझे तो एक परिवार मिल रहा है, हाँ, ये तो मुझे समर्थन दे रहे हैं, तो वो भी विरोध नहीं करेगी और वो सती होने की बजाय घर बसाना पसंद करेंगी। और इससे भी क्या होगा, आगे जो संतानें होंगी, हाँ, विरोध भी कम होगा पुर्तगालियों के प्रति भारतीयों का, और जो संतानें होंगी आगे वो कौन होंगी, वो होंगी क्रिश्चियन होंगी, यानी कि ईसाई धर्म का यहां भी प्रचार प्रसार होगा भारत में। तो धार्मिक नीति भी, विवाह नीति इसने जो चलाई और सती प्रथा को खत्म करने का जो निर्णय लिया, भारत में प्रयास किया था इसने, ये नहीं कि 100% खत्म कर दिया, लेकिन ये आता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जो था भारत में जिसने सती प्रथा को खत्म किया या खत्म करने के प्रयास किए, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। विवाह नीति किसने चलाई, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और ये दोनों नीतियां जो थी इसकी धार्मिक नीति से प्रेरित रही। तो यहां पर देखेंगे कि फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने की नीति में जो इसने जो भी नीति चलाई, इसकी नीतियों में कहीं भी धार्मिक प्रचार प्रसार की नीति नहीं रही, ठीक है, लेकिन इसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विवाह नीति चलाई और सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की भारत में, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, अगर हम कंपेयर कर लें कि पहला पुर्तगाली गवर्नर और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दोनों के समय हेडक्वार्टर्स है पुर्तगालियों का कोचीन, ठीक है ना। इसके बारे में कहें तो इसको पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक तो कहते नहीं है, किसे कहते हैं, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए, क्योंकि इसका फोकस वाटर पे रहा। इसने क्या चलाया, इसने चलाया ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले जल की नीति, ठीक है ना। और इसके तहत ये नीले जल की नीति का मतलब क्या है या ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है इंडियन ओशन पर नियंत्रण, यानी कि हिंद महासागर के पानी पर नियंत्रण। कहीं पूछ दिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ क्या है या क्या था, तो आपका जवाब होगा हिंद महासागर पर नियंत्रण या हिंद के पानी पर नियंत्रण, ठीक है। तो इसका फोकस पानी पर रहा, इसका लैंड पे रहा, गोवा जीता इसने, हरमुज मलक्का। तो इसलिए इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी ने धार्मिक नीति चलाकर, धार्मिक नीति के तहत इसने विवाह नीति चलाई और सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। तो ये अच्छा खासा सफल रहा, इसमें पुर्तगालियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना, पुर्तगालियों की जनसंख्या भी बढ़ी यहां पर, ठीक है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, तो इससे इसके धर्म का विस्तार हुआ भारत में, तो इसमें काफी सफल रहा था। तो इस तरह से सवाल जो बनेगा कि भाई दोनों में बेसिक अंतर क्या था, तो सबसे, अगर लिखने के लिए दे सकता है, लिखने का ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है और लिखने के लिए भी दे सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या देगा एग्जाम में कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने। कौन था ये, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था भारत में, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है, तो हिंद के पानी पर नियंत्रण या इंडियन ओशन पे नियंत्रण या हिंद महासागर पे नियंत्रण, ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि भाई लैंड पे किसका फोकस रहा, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने लैंड पे फोकस किया ज्यादा, तो आप कहेंगे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए, यहां पर लिखा भी हुआ है, ये लैंड पे फोकस करेगा, ये वाटर पे, हाँ। और इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ये फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का फोकस कहां पे है, पानी पर,
किस पानी पर? हिंद के पानी पर। लेकिन इसका कहां पे है? लैंड पे, भारत की जमीन पे, क्योंकि ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और वाटर पे को नियंत्रित करने वाला काम ये कर गया था। तो इसके बाद दूसरा काम क्या बचा था? हिंद के पानी पर तो नियंत्रण हो गया, अब लैंड पे नियंत्रण किया जाए, तो उसने इस नीति को अपनाया। ठीक है, धार्मिक नीति इसकी कोई नहीं रही, जबकि धार्मिक नीति इसकी रही। किसकी? अल्फांसो दी अल्बुकर्क की। और इसने विवाह नीति चलाई। हाँ, क्यों चलाई? कि पुर्तगालियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, तो इससे क्या होगा? हाँ, ईसाई धर्म का यानी उनके धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होगा। और दोनों चीजें, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़े तो इनको समर्थन भी मिलेगा आगे। हाँ, और जिस परिवार में विवाह होगा वो भी विरोध करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें थी। सती प्रथा भी इसी उद्देश्य से उसने खत्म किया। तो यहां से सवाल लिखने के लिए भी आ जाता है, हाँ, कि बताइए कि फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क ने जो विवाह नीति हाँ चलाई, या जो उसने सती प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया भारत में, वो उसके धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित था। कैसे? विश्लेषण कीजिए। तो यहां भी आप 100 वर्ड आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से या पूरा कंपेयर करने के लिए ही दोनों को दे दे, तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ भी निकाल सकते हैं। और यहां एक बात देखिए, इसको मैं एक बार सब्जेक्टिव में भी लिखवा दूंगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि गोवा जो है, मैंने अभी भी बताया, ध्यान दीजिएगा कि गोवा जीता किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा को 1530 में भारत में पुर्तगाली बस्तियों का की राजधानी या मुख्यालय कौन बनाएगा? तो इसके बाद एक गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा, जो कि 1530 में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना देगा भारत में, यानी राजधानी बना देगा, कैपिटल बना देगा। तो जीतेगा कौन गोवा को? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। किससे जीता? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। लेकिन मुख्यालय या कैपिटल कौन बनाता है? तो नीनो डी कुन्हा। मुख्यालय कब बनता है? 1500। गोवा मुख्यालय कब बनता है? या यह भी पूछा जा सकता है कि कोचीन की जगह गोवा को भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय या राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो नीनो डी कुन्हा को। तो इस तरह से हमने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है प्रथम दो पुर्तगाली गवर्नरों के बीच, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा और अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बीच। आप चाहें तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. जय हिंद.